अब हम स्टार्ट करेंगे कोरोजन। मैं एक डेली लाइफ का एग्जांपल लूँगी। आपने कभी नोटिस किया है कि बाहर जब बारिश होती है तब आयरन रेलिंग्स जो होती हैं आपके गैलरी में, आपकी बालकनी में आयरन रेलिंग्स होती है, उस पर रस्ट आ जाती है अगर उस पर पेंट नहीं लगा होता तो। क्यों आती है? क्योंकि वो बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लाइक एक और ले सकते हैं कि जो ज्वेलरी होती है गोल्ड की या सिल्वर की, मोस्टली सिल्वर की हम इतना नोटिस कर पाते हैं। जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है वो जब नई नई आती है तब वो एकदम शाइनी होती है, लेकिन जैसे कुछ साल हो जाते हैं तो वो मतलब डल सी अपीयरेंस देती है। क्यों डल सी अपीयरेंस देती है? क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम करोजन की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। तो करोजन करोजन is the reaction between metals and atmospheric moisture and gases to give unwanted products. अब इसका मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग एलाबोरेट करके बताऊंगी कि करोजन होता क्या है। करोजन एक रिएक्शन होता है बिटवीन मेटल्स। याद रखना कि करोजन नॉन मेटल्स में बिल्कुल नहीं होता, मेटल्स में ही होता है। बिटवीन मेटल्स एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर अब एंड गैसेस। अब ये बात आपको रखनी इंपॉर्टेंट कि अगर करोजन की डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आपको ये दो वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि ये इस डेफिनेशन के की पॉइंट्स हैं। तो ये जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन गैस प्रेजेंट होगी तब करोजन नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंट है तो करोजन नहीं होगा। जब दोनों प्रेजेंट होंगे तभी करोजन होगा। हम इसके एग्जांपल्स अभी आगे डिस्कस करेंगे। फॉर अभी मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लाइक Fe plus O2 plus H2O। हमने देखा है रिएक्शन, तो सबने देखा हुआ है रेस्ट वाला। undergoes a reaction and forms Fe2O3 dot XH2O। सॉरी मैं यहाँ पर X लगाना भूल गई हूँ। ये X रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द फेरस ऑक्साइड। ये मतलब इसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं, और रस्ट जो होती है वो फेरस ऑक्साइड होती है। यहाँ पर आयरन ऑक्सीजन के साथ और X नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स के साथ, मतलब वही कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस टाइम पे जिससे वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड एंड XH2। अभी हम इस एग्जाम्पल को डिटेल में देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे, एक तो हम Fe का करेंगे Fe, फिर Al, Ag एंड Cu। ये चार जो है ये मेन इम्पोर्टेंट करोजन के मतलब क्या बोल सकते हैं करोजन मेटल से जो बोर्ड्स में आते हैं। और इसके बाद हम प्रिवेंशन मेथड्स देखेंगे कैसे करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है Fe, जैसे मैंने अभी लिखा Fe प्लस O2 प्लस XH2O gives Fe2O3 dot XH2O। इसमें आप बैलेंसिंग खुद से कर देना, क्योंकि मैं जस्ट आपको कोर रिएक्शन बता रही हूँ कि इसमें होता क्या है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है ना, और यहाँ पर H2O की प्रेजेंस है, मतलब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर
हम उसको पानी तो सप्लाई करेंगे नहीं पर्पसली करोजन कराने के लिए। तो ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और ये एटमॉस्फेरिक गैस, इन दोनों की प्रेजेंस में ये करोजन हुआ, जो बनाता है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड जो Fe2O3 है, फेरस ऑक्साइड और ये XH2O, इसको हम लिखते नहीं अभी कुछ क्योंकि XH2O है। और इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। अब एक्चुअली में करोजन, मैं अगर कहूँ तो कुछ टाइप के करोजन, मोस्ट ऑफ द टाइम करोजन मेटल के लिए हार्मफुल होता है, बट कुछ केसेस में करोजन मेटल के लिए एक क्या बोल सकते हैं, एक एडवांटेज होता है। जैसे इस केस में Fe के लिए जो करोजन है वो एक डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑलमोस्ट ऑल चीज़ें जो है, सारी चीज़ें जो है वो आयरन से बनी है। जो हम इंडस्ट्रीज़ में आयरन यूज़ करते हैं, शिप्स में आयरन यूज़ करते हैं, इतनी सारी चीज़ों में आयरन यूज़ करते हैं, ये रिएक्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ऑक्सीजन के साथ और रस्ट फॉर्म करता है। रस्ट क्या करता है? वो मेटल को खा लेता है, मतलब मेटल को वीक कर देता है अंदर से। तो आप समझ सकते हो शिप्स, जो इतनी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो मेटल से बनी होती है, आयरन से बनी होती है, उन पर रस्ट आ जाएगी तो कितना लॉस होगा, इकोनॉमी को कितना लॉस होगा। हर टाइम मतलब हर रेनी सीजन के बाद ब्रिजेस जो होते हैं वो रस्ट हो जाते हैं, और जब उन पे से ट्रांसपोर्टेशन पूरा होता है तो अचानक से टूट जाते हैं, कितना लॉस होता है इसकी वजह से इकोनॉमी इंडिया की और ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस केस में जो करोजन है वो डिसएडवांटेज है इकोनॉमी के लिए। अब हम नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है एयर। इसमें यहाँ पर लिख देती हूँ मैं डिसएडवांटेज। अब हम एयर की रिएक्शन देखेंगे। इसमें क्या है? एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, गिव्स Al2O3। अब होता क्या है इस रिएक्शन में कि इसमें ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को इतना एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब एब्जॉर्ब करता है बट वो बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है, तो हम इसको रिएक्शन में लिखते नहीं है, उसको नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। तो Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें डिसएडवांटेज है, मैं इसका फर्स्ट कलर बता देती हूँ। जब Al जो होता है, आपने फॉइल देखी होगी, एल्यूमिनियम फॉइल कितनी शाइनी होती है वो, लेकिन क्या होता है जब एल्यूमिनियम मेटल बहुत टाइम के लिए एक्सपोज होता है, बहुत टाइम के लिए नहीं कह सकते बट जैसे ही कह सकते हैं आधा घंटा हो जाता है, तो उसके ऊपर एक Al2O3 की लेयर फॉर्म हो जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल होता है, वो जल्दी से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और फॉर्म करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब होता क्या है कि इस केस में जो करोजन है वो मेटल के लिए डिसएडवांटेज है, बट इस केस में ये एडवांटेज है। अब ऐसा कैसे एडवांटेज, आप बोल रहे हो कि एक केस में डिसएडवांटेज है फिर दूसरे केस में एडवांटेज कैसे हो गया? अब होता क्या है कि जो Al2O3 होता है, इसके पीछे रीज़न है, ये बेसिकली थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है। इसमें जो Fe2O3 होता है वो पोरस होता है नेचर में, उसके पोर्स जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल और एब्जॉर्व करते हैं और अंदर के जो बचा हुआ मेटल होता है उसको और करोड करते हैं। अब होता क्या है Al2O3 में, Al2O3 एक नॉन पोरस स्ट्रक्चर होता है। नॉन पोरस स्ट्रक्चर का ये मतलब है नॉन पोरस लेयर होती है। जैसे Al मेटल है और इसको मैंने थोड़ी देर एक्सपोज रखा तो इसके ऊपर Al2O3 की एक लेयर बन गई पूरी। अब होता क्या है, इसके जो होते हैं, इसका जो लेयर होती है उसके बीच में ऐसे डॉट डॉट नहीं होते, ये पूरा एक क्या बोल सकते हैं, एक शीट की तरह होती है और ये फर्दर करोजन से इसको बचाती है। इसलिए ये जो लेयर है इस केस में करोजन एक क्या बोल सकते हैं कि एक एडवांटेज है मेटल के लिए, इसलिए ये करोड नहीं होती और ये इनर्ट लेयर होती है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। एयर रिएक्टिव है,
उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, Al2O3 बनाया जो एक इनर्ट लेयर है और करोजन को, एल्यूमिनियम के करोजन को होने से बचाती है आगे। अब Al2O3 का कलर क्या होता है, देखा है, इट इज ब्लैक, ब्लैक या ग्रे कह सकते हैं। मेटल करोजन, एल्यूमिनियम करोजन के बाद ऐसा दिखता है, थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का दिखता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जो Ag है, मतलब सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर। अब आपने देखा होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जब आप नई नई सिल्वर ज्वेलरी लाते, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि वो जो होती है वो डल हो जाती है। वो ऐसा नहीं कि पूरी ब्लैक हो जाती है, लेकिन वो डल हो जाती है अपीयरेंस में। क्यों होती है, क्योंकि Ag जो है वो रिएक्ट करता है H2S के साथ एटमॉस्फेयर में। अब ये H2S क्या है, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक गैस होती है जो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। गिव्स Ag2S विच इज सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। अगेन इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और इस Ag2S से जो सिल्वर का जो कलर होता है, जो मतलब जो रखा होता है सिल्वर, उसका कलर डल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम कॉपर। कॉपर, इन सब में से जो चार मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें कॉपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो करोजन है वो है, एक तो कॉपर और एक एल्यूमिनियम है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लेना। अब कॉपर क्या करता है, कॉपर प्लस CO2 प्लस, कॉपर प्लस CO2 प्लस H2O प्लस O2, ये इन तीन चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है एयर में टू फॉर्म CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम एक्चुअली में बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग कॉपर कार्बोनेट, बट इसका एक और नाम है, इसको हम कहेंगे बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि ये जो है ये एक बेस है ना, CuOH होल ट्वाइस एक बेस, हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जिसमें OH माइनस आयंस आएंगे वो बेस होगा, जिसमें H प्लस आयंस आएंगे वो एसिड होगा, तो आप वो वीडियो भी देखना। अब इसको हम कहेंगे बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ग्रीन, ग्रीन, इसका कलर ग्रीन कलर होता है, मतलब एकदम ब्राइट ग्रीन नहीं, डल सा ग्रीन होता है। और इसको हटाने के मेथड क्या होते हैं, हमने अभी पढ़ा कि करोजन कॉपर में कैसे होता है, उसके प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इस कॉपर कार्बोनेट को हम कैसे हटा सकते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट को। तो हम इसको एसिड का, जो डाइल्यूट एसिड होता है उसका यूज़ करके, एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड का यूज़ करके हम इसको हटा सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस मिलता है तो एक न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होता है, इसमें भी सेम होगा, वो एसिड जो है ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा, और ये जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर है बेसिक कॉपर कार्बोनेट वो हट जाएगी। आप ये बेसिक वर्ड लिखना ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रिवेंशन मेथड्स देखेंगे कि हम करोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन मेथड्स नहीं पढ़ाऊंगी, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन मेथड्स है वो आपको करने पड़ेंगे। फर्स्ट है ऑयलिंग, ये आपको पता ही है, जिस चीज़ को आप फ्रिक्शन मतलब जिस चीज़ में फ्रिक्शन ज़्यादा उसमें ऑयलिंग करते हैं हम लोग। और ऑयल जो होता है वो पानी
से लाइट होता है, तो वो पानी जो मेटल होता है उसके कांटेक्ट में आने से पानी को मतलब मेटल को बचाता है, पानी के कांटेक्ट में आने से मेटल को बचाता है, तो इसलिए हम ऑयलिंग करते हैं। फिर होता है पेंटिंग। आपने देखा है ना, आयरन रेलिंग्स में हम पेंट कर देते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और गैसेस के साथ। फिर पेंटिंग के बाद होता है गैल्वेनाइजेशन। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या होता है, हम एक कोटिंग करते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। अब ऐसा क्यों? हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, तो उसमें हमने देखा है कि जो जिंक होता है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर मैंने यहाँ पर एक आयरन का ऑब्जेक्ट लिया और उसके अराउंड गैल्वेनाइजेशन कर दी, उसके अराउंड एक जिंक की लेयर बना दी, तो होता क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट कर जाता है और अंदर वाले आयरन को बचा लेता है ना। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि अगर गलती से भी कोई स्पॉट छूट गया गैल्वेनाइजेशन से, जैसे आयरन ऑब्जेक्ट है, इसके अराउंड Zn की लेयर लगी हुई है, गलती से ये वाला स्पॉट छूट गया कवर होना, तब भी जो है आयरन ऑब्जेक्ट बचा रहेगा, यहाँ से वो कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब तक ये पूरा जिंक यूज अप नहीं हो जाता, जब तक ये पूरा जिंक रिएक्ट नहीं हो जाता, तब तक ये आयरन ऑब्जेक्ट बचा रहेगा। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज है, क्योंकि Zn जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जल्दी जल्दी रिएक्ट कर लेता है। अब ये जल्दी जल्दी रिएक्ट करने के चक्कर में ये ड्यूरेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो ये ड्यूरेबिलिटी है, मतलब क्या बोल सकते हैं, हमको एक कोटिंग बार बार करनी पड़ती है, हमको फ्रीक्वेंटली एक कोटिंग करनी पड़ती है, तो इसका ये डिसएडवांटेज है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या मतलब है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिंग मतलब किसी की लेयर चढ़ाना। हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी की लेयर चढ़ा रहे हैं। अब किसकी लेयर होगी? कोटिंग ऑफ निकल और क्रोमियम ऑन Fe ऑब्जेक्ट्स। इसमें सेम केस है, आप गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कंफ्यूज मत होना। इसमें सेम केस है, बट आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर निकल या क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, ऐसे करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। अब इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब होता क्या है कि जो निकल होता है, क्रोमियम होता है, वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है। आयरन से कम रिएक्टिव हुआ तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर गलती से भी ये स्पॉट मुझसे छूट गया कवर करना, ये कवर नहीं हुआ स्पॉट, तो अंदर का आयरन रिएक्ट कर जाएगा। ये वाली लेयर रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि रिएक्टिव नहीं है, तो अंदर का आयरन करोड़ होना चालू हो जाएगा। इसका ये एडवांटेज है क्योंकि ये ड्यूरेबल है, इसको बार बार प्लेट नहीं करना पड़ता। तो मेन डिफरेंस और एक और डिसएडवांटेज है इसका कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इसमें एनर्जी यूज होती है। गैल्वेनाइजेशन में एनर्जी यूज नहीं होती, हम डायरेक्ट Fe ऑब्जेक्ट को मेल्टेड जिंक के अंदर डाल देते हैं और उसको कोट कर देते हैं उससे। अब गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये डिफरेंस है कि हम गैल्वेनाइजेशन में Zn से कोट करते हैं, जिंक से, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में निकल या क्रोमियम से करते हैं। ठीक है, तो यही है बस 4 प्रिवेंशन मेथड्स। अब हम इसके बाद चालू करते हैं रैंसिडिटी, जो सबसे लास्ट टॉपिक है बुक में। रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी होता क्या है? आपने देखा है कि अगर आप चिप्स का पैकेट लाए, अब वो चिप्स का पैकेट आपने खुला छोड़ दिया, 1-2 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया, फिर आपने उसको खाया वापस, तो आपको एक क्या बोल सकते हैं, एक हम जो हिंदी में बोलते हैं सील एंड सी जो टेस्ट आता है वो आता है हमें,
उस चिप्स में से या उन बिस्किट्स में से। तो ऐसा क्यों आता है? एक सीरन सा टेस्ट आता है, एक अजीब सा टेस्ट आता है, ऐसा क्यों होता है? अब चिप्स के अंदर, बिस्किट्स, बटर, इन सब के अंदर फैटी एसिड्स प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड्स का क्या मतलब है? ऑयल प्रेजेंट होता है। ये फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, या बोल सकते हैं हमें ऑयल्स। एक्चुअली कलेक्शन ऑफ फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स को हम ऑयल्स कहते हैं। तो फैटी एसिड्स जब प्रेजेंट होते हैं खाने में, अब क्या होता है कि ये फैटी एसिड्स बहुत रिएक्टिव होते हैं नेचर में। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? रैंसिड, क्या बोलते सकते हैं कि रैंसिड्स बनाते हैं, रैंसिड्स। अब ये रैंसिड्स क्या है? रैंसिड्स वो होते हैं, ये जो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल O2 के साथ रिएक्ट किए तो जो प्रोडक्ट बना वो रैंसिड्स होते हैं। अब ये रैंसिड जो होते हैं ये एक अजीब सा टेस्ट देते हैं, ये एक वियर्ड टेस्ट देते हैं और एक ओडर देते हैं। आपने स्मेल किया होगा, अगर आप उन चिप्स को स्मेल करोगे जो बहुत टाइम के रखे हैं तो उसमें से एक सीरन की स्मेल आती है और टेस्ट में भी वो खराब सा लगता है, तो वो रैंसिड्स की वजह से होता है। ये एक ओडर रिलीज करते हैं जो इंडिकेट करता है कि जो फूड है वो स्पॉइल हो गया है, क्योंकि इसमें जो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो गए ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, और उन्होंने रैंसिड्स फॉर्म किया है। तो रैंसिडिटी हम सिंपली ये कह सकते हैं, रैंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स in the food to form rancids which give a weird taste and an odor to the food. इसको कहते हैं रैंसिडिटी। अब इसके प्रिवेंशन मेथड्स अगेन, हम इसके प्रिवेंशन मेथड्स क्या लिख सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं प्रिवेंट? एक तो अगर आप जो चिप्स का पैकेट लाया, अगर आप उसको बंद करके रख दो अच्छे से, है ना, या तो आप उसको अच्छे से रोल अप करके रख दो और उससे मतलब रबर बैंड से टाई अप कर दो, तो फिर वो खराब नहीं होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, या उसको एयर टाइट कंटेनर्स में भर के रख दो। एयर नहीं होगी तो रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, अंदर वैक्यूम बन जाएगा, तो कैसे रिएक्ट कर पाएगा? तो एक तो एयर टाइट कंटेनर्स, फिर हम उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जो ऑयली चीज़ें होती हैं हम उनको फ्रिज में स्टोर करते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो भी एक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होगी। अब हम उसको फ्रिज में रख देंगे, उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो कैसे रिएक्शन होगी? तेज़ी से रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो हम उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। हम उसके अंदर शुगर या सॉल्ट डाल सकते हैं। आपने देखा है ना कि पिकल्स में हम लोग शुगर डालते हैं या तो सॉल्ट डालते हैं, जैसे स्क्वाशेस होते हैं उसके अंदर हम शुगर डालते हैं, लेकिन पिकल्स के अंदर हम सॉल्ट डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव्स लाइक शुगर और सॉल्ट। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, एडिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, एडिंग ऑफ शुगर और सॉल्ट। फिर एक और कह सकते हैं कि एडिंग ऑफ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स। मैंने इसलिए आपको यहाँ पर प्रिजर्वेटिव्स नहीं लिखवाया क्योंकि हम इससे एक और पॉइंट बना सकते हैं कि एडिंग ऑफ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, एक होता है BHT और एक और होता है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उसका, बट ये जैसे जो पैक्ड फूड्स आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा, जैसे पैक्ड जूस होता है, फिर जो भी ऑयली चीज़ें होती हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होता है। तो एडिंग ऑफ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। और एक और चीज़ आपने क्या देखी, आप जब चिप्स का पैकेट खरीद के लाए तो आपने उसको खोला, आपने उसके अंदर देखा, आप ऐसे शेक करके देखते हो तो उसको अंदर पता रहता है कि उसके अंदर गैस होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। अब आप
ने सुना होगा, आपकी मम्मी बोलती है जो, अगर पैकेट जिसके अंदर एयर ना हो वो मत लेना, वो ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर घुस जाती है, ऑक्सीजन घुस जाती है, अंदर के चिप्स रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, फैटी एसिड रिएक्ट कर जाते हैं, रैंसिड बना देते हैं, वो टेस्ट ख़राब हो जाता है उन चिप्स का। तो जो नाइट्रोजन होता है वो प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। वो टेक्निकली नाइट्रोजन होता है वो इनर्ट होता है नेचर में। इनर्ट का मैं इन सेंस कहना चाहूँगी कि वो फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, होता है रिएक्टिव नेचर में, बट वो फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो हम उसको कहेंगे कि वो इनर्ट ही होता है इस केस में। तो एडिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इन पैकेट्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही फर्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो रैंसिडिटी इतना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है, बट इसके प्रिवेंशन मेथड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसमें से कोई भी 4 लर्न कर लेना। मोस्टली आपको 2 ही लिखने के लिए आएंगे, तो बैकअप के लिए 4 बोल रही हूँ मैं आपसे, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। चैप्टर यहीं पर ही एंड होता है, सब कुछ हो गया हमारे चैप्टर में, हमने सब कुछ ईच एंड एवरी टॉपिक कवर अप किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।